हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विज्ञ क्लासेस में, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी की यूट्यूब सीरीज स्टार्ट करी है, जिसका नाम है क्रिस्टल क्लियर बैच ऑफ इंडियन पॉलिटी, जिसमें कि हम कंप्लीट इंडियन पॉलिटी स्टडी करने वाले हैं, जो कि आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी और भी बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहने वाली है। हमने इसमें स्टार्ट करा था कंपनी रूल, जो कि 1773 से 1858 तक रहा था, और हमने अपने इसमें रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जो कि हम आज इसको पढ़ेंगे। आज हम इस लेक्चर के अंदर 1853 का चार्टर एक्ट स्टडी करेंगे, और बाकी के जो भी हमारे एक्ट है वो हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिए हैं। तो आप इस लेक्चर को देखने से पहले बाकी के प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको इसको समझने में आसानी हो। और ये हमारी सीरीज बाइलिंगुअल रहने वाली है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो बिना देरी किए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, यानी अब कौन सा स्पेशल प्रिविलेज, कौन सा एक चार्टर दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1853 के अंदर, इसको अब हम पढ़ेंगे। Charter Act of 1853 was the final charter, यानी कि एक लास्ट चार्टर एक्ट था, क्योंकि इसके बाद में क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था, जो कि क्वीन एलिजाबेथ के डायरेक्ट क्राउन के रूल होता था इंडिया के अंदर, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से रूल नहीं होता था, कंपनी रूल खत्म हो चुका था। 1853 was the last charter act, was the final charter act, okay? फाइनल चार्टर एक्ट फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लास्ट चार्टर एक्ट था। तो इसमें क्या हुआ, इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि पहले क्या होता था, ऐसे मतलब डिवाइड नहीं करी गई थी कि ये गवर्नर जनरल की काउंसिल है या फिर कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी वो लीगल एक्ट वगैरह की कोई दूसरी काउंसिल है, ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं हुआ था। बट इस एक्ट के अंदर, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में, लेजिस्लेटिव एंड गवर्नर जनरल काउंसिल को पहली बार डिवाइड करा गया था, और इट एस्टैब्लिश सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जब भाई अलग ही कर दिया, तो अलग इसीलिए तो करा गया था क्योंकि एक सेपरेट उनको काउंसिल एस्टैब्लिश करनी थी। तो गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव एक लीगल काउंसिल स्टैब्लिश करी गई चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में, एंड एक्ट एज अ मिनी पार्लियामेंट। और ये जो गवर्नर जनरल की ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ये एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती थी, यानी एक छोटी पार्लियामेंट, जिसमें कि इट प्रोवाइडेड 6 न्यू मेंबर। इसके अंदर 6 नए मेंबर थे, जिनको कहा गया था लेजिस्लेटिव काउंसलर्स टू द काउंसिल, यानी कि इसके अंदर ये जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसके अंदर 6 नए मेंबर ऐड करे गए, और जो कि काम करते थे एक लेजिस्लेटिव काउंसलर के रूप में, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम होती थी लीगैलिटी की, तो ये काउंसिल उसको देखती थी। और ये इसमें कितने मेंबर रिक्रूट करे गए, 6 मेंबर रिक्रूट करे गए। और ये किस तरीके की एक्ट करती थी, मिनी पार्लियामेंट, यानी गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक मिनी पार्लियामेंट, एक छोटी पार्लियामेंट के रूप में काम करती थी। तो ये चीजें हिंदी में कि 1853 का चार्टर एक्ट जो था, 1853 चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अंतिम चार्टर एक्ट था। ये हम देख चुके हैं कि ये एक अंतिम चार्टर था, यानी एक लास्ट चार्टर एक्ट था। इससे पहले इसने पहली बार विधान, यानी फर्स्ट टाइम पहली बार
फर्स्ट टाइम विधान और गवर्नर जनरल परिषदों को अलग कर दिया गया, दोनों को, उनके काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल और लेजिस्लेटिव यानी विधान को और गवर्नर जनरल परिषदों को अलग कर दिया गया इस चार्टर एक्ट के अंदर फर्स्ट टाइम। इसने अलग गवर्नर जनरल विधान परिषद की स्थापना करी, एक अलग स्थापना कर दी और एक मिनी संसद यानी एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में कार्य किया। एक मिनी संसद के रूप में इसने कार्य किया। इसने परिषद को विधान पार्षद नामक 6 नए सदस्य प्रदान किए, यानी इसके अंदर 6 न्यू मेंबर रिक्रूट करे गए, जो कि विधान पार्षद जिनको नाम दिया गया। तो यही इस चार्टर एक्ट में था। और क्या था इसमें कि इट इंट्रोड्यूस्ड अ मोर कॉम्पिटिटिव system for civil services jobs in India and established a local government system। यानी कि इसके अंदर जो सिविल सर्विसेज एग्जाम, यानी उस टाइम पे भी आईएएस आईपीएस, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो हर टाइम पे रहता था, यही टाइम कोई नया नहीं है, क्योंकि हर टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज रहती थी। तो उस टाइम भी एक सिविल सर्विस का एक, पहले क्या था कि इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स आ गए थे तो इतना इंडियंस का वहाँ रोल नहीं था वो सिविल सर्विसेज के अंदर, बट इस चार्टर ने एक इंडियंस को भी एक ऑफर दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि भाई अब वो भी एक सिविल सर्विसेज एग्जाम में कंपटीशन में पार्ट ले सकती हैं। और इसमें क्या किया, इट एस्टेब्लिश ए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी कि जो भी विलेज हैं या फिर कोई भी जो उस टाइम पे प्रोविंसेस होते थे, तो वहां पे भी एक उनका एक अलग से गवर्नमेंट सिस्टम हो, एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो। तो आगे देखते हैं कि मैक्यूले कमेटी, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, 1854 गेव इंडिया हर फर्स्ट सिविल सर्विसेज, यानी इंडिया के अंदर जो फर्स्ट सिविल सर्विसेज एग्जाम हुआ था वो 1854 में मैक्यूले कमेटी ने करवाया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, ये याद रखना कि मैक्यूले कमेटी ऑफ 1854 ने गेव इंडिया हर फर्स्ट सिविल सर्विसेज, पहली बार सिविल सर्विसेज टर्म दी मैक्यूले कमेटी ने। दिस एक्ट रिमूव द राइट ऑफ पेट्रोनेज टू अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज हेल्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि पहले एक पेट्रोनेज था कि भाई कोई सिविल सर्वेंट ब्रिटिशर्स बन गया तो उसका कोई अपना रिलेटिव बनेगा या कोई और बनेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं था। यहाँ पे अब क्या होने लगे, कॉम्पिटिटिव सिस्टम स्टैब्लिश हुआ कि भाई जो एग्जाम क्लियर करेगा, फाइट करेगा, उसी को जॉब दी जाएगी। तो जो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो हमने प्रीवियस एक्ट में हमने अच्छे से पढ़ा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, अगर किसी को इसको समझने में दिक्कत है तो प्रीवियस लेक्चर पे जाके देख ले। तो जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की मोनोपोली यहाँ पे नहीं थी, अब यहाँ पे एक ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम होने लगा। द अपॉइंटमेंट वॉज टू बी डन ओनली बाई ओपन कॉम्पिटिशन बेस्ड ऑन मेरिट एंड वॉज ओपन टू ऑल, यानी कि अब क्या होने लग गया, इसमें ओपन कॉम्पिटिशन होने लग गया और अब जो जॉब थी वो एक मेरिट बेस पे मिलने लगी। ऐसा नहीं है कि पेट्रोनेज पे मिल रही हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं, अब इसमें कॉम्पिटिशन फाइट करना मैंडेटरी हो गया। द रिपोर्ट recommended that only the fittest to be selected to the Indian civil services, यानी कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वही आईसीएस बन सकता है, वही इंडियन सिविल सर्विसेज का पार्ट बन सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी की रिकमेंडेशन हो या फिर कोई पैट्रोनेज सिस्टम हो। तो हिंदी में देख लेते हैं। इसने भारत में सिविल सर्विस सेवा नौकरियों के लिए एक अधिक प्रतिस्पर्धा प्रणाली शुरू करी और एक स्थानीय सरकार प्रणाली की स्थापना करी, एक लोकल गवर्नमेंट की स्थापना करी। 1854 यानी 1854 की मैकाले समिति ने भारत को उसकी पहली सिविल सेवा दी। फर्स्ट सिविल सेवा किसने दी? मैकाले कमेटी, जो कि 1854 में 1854 में इस्टेब्लिश हुई थी। इस अधिनियम ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा आयोजित सिविल सेवा में नियुक्तियों के संरक्षण के अधिकार को हटा दिया गया, यानी कि पहले जो भी पैट्रोनेज सिस्टम था, एक नियुक्तियों के एक संरक्षण का जो एक सिस्टम था उसको हटा दिया गया
और नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी और सभी के लिए खुली कर दी गई, यानी कोई भी इसमें पार्ट ले सकता है, एनरोल करा सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है और एग्जाम दे सकता है। रिपोर्ट ने सिफारिश की केवल सबसे योग्य को ही आईसीएस के लिए चुना जाना चाहिए, यानी कि जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो भी फिटेस्ट है, सबसे जो योग्य कैंडिडेट है उसी को ही जॉब दी जाए। तो ये 1853 का ये जो एक्ट है इसी वजह से काफी क्रूशियल है और ये हमारा लास्ट चार्टर एक्ट भी है, यानी लास्ट कंपनी रूल का ये लास्ट एक चार्टर है, एक लास्ट प्रिविलेज दिया गया था। नेक्स्ट, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल। इसने जो कंपनी का रूल था उसको एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले ना ही हमने लोकल गवर्नमेंट का बारे में पढ़ा था, ना ही सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा था, और ना ही लेजिस्लेचर और जो गवर्नर जनरल काउंसिल के सेपरेशन के बारे में पढ़ा था। लेकिन इस 1853 के चार्टर में हमने तीनों पॉइंट पढ़े हैं। तो इसी वजह से इस कंपनी का जो रूल है इसमें एक्सटेंड हुआ एंड परमिटेड इट टू कीप इंडियन टेरिटरी इन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। और इसी वजह से ये, क्योंकि यहाँ पे रोल थोड़ा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था वो बढ़ने लगा, तो इसी वजह से जो भी इसने परमिट किया इस चार्टर एक्ट ने कि जो इंडियन टेरिटरी है अब उसमें ब्रिटिश क्राउन के हिसाब से रूल होने चाहिए। जबकि हाउएवर इट डिड नॉट सेट ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम अनलाइक द प्रीवियस चार्टर। हमने प्रीवियस चार्टर में कि 20 ईयर तक मोनोपोली होगी, टी चार्टर 1813 के चार्टर में हमने पढ़ा था, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। तो इसमें बट इस एक्ट के अंदर कोई एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि भाई इतने टाइम तक इस चार्टर को रखना है, ऐसा कुछ नहीं था। तो इससे समझ सकते हैं कि भाई उनके दिमाग में थोड़ा अब और कि ब्रिटिश क्राउन इंडिया में राज करने का थोड़ा दिमाग में इसी से ख्याल आया। दिस वॉज ए स्ट्रॉन्ग हिंट दैट पार्लियामेंट में अबॉलिश द कंपनी रूल एनी टाइम। तो इससे एक हिंट मिली कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट का मतलब कौन सी पार्लियामेंट है, ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है किसी भी टाइम कंपनी के रूल को अबॉलिश कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था कि इतने टाइम तक कंपनी का रूल चलने वाला है। तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, द इंडियन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैड लोकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो एक लेजिस्लेटिव जो काउंसिल बनाई गई थी उसके अंदर पहली बार जो है इंडियन का रिप्रेजेंटेशन होगा। द लोकल गवर्नमेंट जो जिनको हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा की, उन्होंने नॉमिनेट किए 4 मेंबर्स, 4 ऑफ द 6 गवर्नर जनरल काउंसिल मेंबर, यानी जो 6 मेंबर्स जो थे परमिट करे गए थे उनमें से 4 मेंबर्स जो होंगे वो इंडियंस होंगे। तो ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि जो 4 मेंबर्स हैं वो कौन होंगे, हमारे इंडियंस होंगे। ये 1853 के इस चार्टर एक्ट में कहा गया है। इसी वजह से ये चार्टर एक्ट बहुत ही क्रूशियल है। अब इसको हिंदी में देखते हैं। इसने कंपनी के शासन को बढ़ाया और उसे भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के भरोसे रखने की अनुमति दी। ठीक है, कि ब्रिटिश क्राउन के रूल के अंदर सारे काम होंगे। हालांकि इसने पिछले चार्टरों के विपरीत कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की, कोई टाइमलाइन, कोई समय सीमा, एक निश्चित समय सीमा नहीं बताई। यह एक मजबूत संकेत था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिंट थी कि संसद किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती है। कंपनी का शासन कभी भी समाप्त हो सकता है। यह पहली बार था जब भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व था, यानी कि लोकल वहाँ के जो इंडियंस थे उस काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उस विधान परिषद में इंडियंस यानी भारतीयों का स्थानीय प्रतिनिधित्व भी था। ये पहली बार था ऐसा कि इंडियंस को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई इस चार्टर एक्ट के अंदर। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय, यानी जिनको हम प्रांतीय, इंग्लिश में प्रोविंशियल कहते हैं,
उन सरकारों ने गवर्नर जनरल की परिषद के 6 सदस्यों में से 4 को नामित किया। यानी जो 6 मेंबर्स थे उनमें से 4 मेंबर्स जो होंगे, 4 जो सदस्य होंगे वो स्थानीय होंगे, वो इंडियंस होंगे। इसी वजह से चार्टर एक्ट बहुत ही क्रूशियल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1853। और ये चार्टर एक्ट क्या था? ये हमारा लास्ट चार्टर एक्ट है। यानी एक ये जो लास्ट चार्टर है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रिविलेज दिया गया था। ये यहाँ पे जो है हमारा जो कंपनी रूल था अंग्रेजों का, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो कंपनी रूल था वो खत्म होता है। इसके बाद में क्या शुरू होगा? इसके बाद में हमारा स्टार्ट होगा क्राउन रूल। यानी कि जो वो रूल जो क्वीन एलिजाबेथ के नाम से होगा। जो क्राउन रूल जो चला था हमारा, जो उस टाइम पे चला था, द क्राउन रूल, वो चला था 1858 से लेके 1947। तो अब इस क्राउन रूल के अंदर जो थी वो क्यों आया, उसके पीछे की भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। कि आपको पता होगा कि जो 1857 है, वो ये जो डेट है, ये जो ईयर था उस टाइम पे, ये बहुत ही हमारी हिस्ट्री के अंदर और पॉलिटी के अंदर भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड था, जिसके अंदर हमारी जो हुई थी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या हुई थी हमारी? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी जो स्वतंत्रता की जो पहली क्रांति, जो फर्स्ट क्रांति, जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो 1857 के अंदर हुई थी। और जिसमें हम सब मंगल पांडे जी का नाम आता है सामने। किसका नाम आता है? मंगल पांडे जी का। इसी वॉर की वजह से ये जो 1857 की वॉर जो हुई थी, उसी के चलते जो ब्रिटिशर्स थे, जो वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ थी, उन्हें ये लगा कि हम अगर इंडिया में रूल करना चाहते हैं तो हमें इंडियंस का सपोर्ट चाहिए। हम बिना इंडियंस के सपोर्ट के, बिना भारतीय की मदद के, उनके बिना भारतीय के सहयोग के भारत के अंदर राज नहीं कर सकते हैं। तो यही जो 1857 का जो एक्ट है यही बताता है, जो टाइम पीरियड है वो यही बताता है। तो इसी को चलते हुए 1858 से लेके 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हो चुका था। तो इसी के चलते क्राउन रूल बना 1858 से लेके 1947 तक। तो हम आगे का जो क्राउन रूल है वो अपनी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और रेगुलर वीडियोस को देखिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल रहे। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर। मिलते हैं अब अपने